नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण यानी कि ईवीएस इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस सेट नंबर 41 की बात करेंगे। दोस्तों हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक आपका जो सिलेबस है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। आप सभी लोग जानते हैं, मानते हैं दोस्तों, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप सभी को प्रणाम कर रहे हैं जयसवाल सर। आज सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों थोड़ा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, इसके वजह से वीडियो लेट आ रहा है। लेट हो सकता है लेकिन कंसेप्ट क्लासेज बंद नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि ही है। शिक्षा की पूजा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और इसका पिछला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक में भी है, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सारी क्लासेज आपको आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा कथन सही है मेरे प्यारे मित्रों? आंसर आ चुका है, कमेंट आ चुका है। इनमें से कौन सा कथन सही है? जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह आपका जल का रासायनिक सूत्र HO2 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, HO2 दिया गया है। अब आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। राइट ऑप्शन बात करेंगे। सभी लोग जानते हैं जल का जो रासायनिक सूत्र है H2O होता है। यहाँ पर HO2 दिया गया है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन तो यह गलत है, कथन दिया गया है। फिर कह रहा है जल का क्वथनांक, तो यहाँ पे पूरा उल्टा दिया गया है। क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस जल का, यानी कोई भी जल जब तक उबलने लगे, जल जब तक उबलने लगता है जिस डिग्री सेल्सियस में, जिस तापमान पर, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। और हिमांक सभी लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को हिमांक बोलेंगे। यानी सभी लोग जानते हैं पानी जब बर्फ में बदल जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर पानी बर्फ में बदल जाता है, तो वह आपका हिमांक कहलाता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। और जल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 के पहले अगर होगा तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, वह फिर जल नहीं रहता है। ठीक है, तो जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। आपका पहला ऑप्शन जो कथन दिया गया है दोस्तों, वह सही कथन दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आंसर आ चुका है, कमेंट आ चुका है। और आज की क्लास में 30 में से कितना स्कोर आज आप लोग कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है, जो धातु का अमलगम होता है उसमें दूसरे तत्व की जो उपस्थिति होती है, वह बोलता है कि नहीं मेरा भी स्थान है। वह तत्व आपका सोडियम है, कार्बन है, सोना है या पारा है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आ चुका है, आंसर आ चुका है कि धातु के अमलगम से दूसरा तत्व जो होता है, सभी लोग जानते हैं पारा होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है। अमलगम एक जो मित्र है जिससे दूसरा तत्व पारा मिश्रित रहता है। ठीक है, लगभग सभी धातु पारा के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करते हैं। ठीक है, सभी धातुएं पारे के साथ क्या निर्माण करते हैं, तो अमलगम का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह सभी धातुएं किसके साथ निर्माण करके अमलगम करती हैं, तो पारा के साथ मिलकर। किसी भी टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ धातु इसके अपवाद हैं, जैसे लोहा आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, टंगस्टन हो गया, इनके साथ के अमलगम का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, टाइटेनियम हो गया। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में रजत पारा का अमलगम महत्वपूर्ण होता है। जो दंत चिकित्सक में होता है, जो मसाला भरा होता है, आप लोग जानते हैं, तो वह रजत पारा का अमलगम में महत्वपूर्ण उसका उपयोग वहां पर होता है। तो अपवाद स्वरूप आपका आयरन, प्लेटिनम और टंगस्टन और टाइटेनियम, ये 4 ऐसे आपके जो, ठीक है, मिश्रित आपके क्या है दोस्तों, तत्व हैं जो आपके अमलगम का या पारे के साथ अमलगम नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यदि किसी विलयन का पीएच मान 2 है तो वह दुर्बल क्षार कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा या प्रबल क्षार कहलाएगा? सभी लोग जानते हैं 7। जल का जो पीएच मान कितना होता है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक मापन है। ठीक है, कि हम इसका जो मापन करें, अम्ल है या क्षार है, उसका एक यूनिट माना गया, उसका एक मापन, ठीक है, माना गया कि इससे हम माप सकते हैं। यानी शुद्ध जल के जो आपका हिंदी में बोले तो तटस्थ और इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल माना जाता है। और सभी लोग जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से जो कम अगर होता है पीएच मान तो अम्लीय होता है। सभी लोग जानते हैं सॉल्यूशन कहा जाता है। और 7 से अधिक पीएच मान वाले सॉल्यूशन को क्षारीय कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान जो है दोस्तों, जीव विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान के कई अनुप्रयोगों में पीएच मान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अतः पीएच जो आपका 2 दिया गया है,
पीएच मान जो है विलयन का एक प्रबल अम्ल कहलाएगा। पीएच 2 मान दिया है, ठीक है, यानी किसी विलयन का अगर पीएच मान 2 है तो वह प्रबल अम्ल में कहलाएगा, क्योंकि 7 से कम है दोस्तों, प्रबल अम्ल पर आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। आप लोग जानते होंगे, पहले से आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, लेकिन दोस्तों हम डिटेल के साथ आते हैं, कंसेप्ट के साथ आते हैं, ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन भी आता है तो आप लोग आसानी से कर पाएं, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्राचीनतम वेद कौन है भैया? आपका यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है या आपका अथर्ववेद है। दो में होता है, ऋग्वेद होगा या अथर्ववेद होगा, दो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन एग्जाम टाइम पर होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक्सपीरियंस रहना, प्रिपेयर रहना है। तो प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद कहलाता है, ठीक है, ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद की रचना 2 है, किसके द्वारा की गई है? सभी लोग कमेंट करेंगे। ऋग्वेद में इंद्र को प्रमुख देवता बताया गया। ये भी प्रश्न आ सकता है कि आपके ऋग्वेद में प्रमुख देवता किसको माना गया है? तो इंद्र को माना गया है, इंद्र को बताया गया है। और इंद्र 250 बार उल्लेख किया गया है। आपको जो ऋग्वेद है इसमें इंद्र का कितना बार उल्लेख किया गया है? 250 बार, क्योंकि ऋग्वेद का देवता माना गया है, इसलिए यहाँ पर इसकी गिनती की गई है कि 250 बार इंद्रदेव का यहाँ पे उल्लेख हुआ है आपके ऋग्वेद में, ठीक है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम जो है चतुर्वर्ण की संकल्पना की गई है, ठीक है। ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं टीटी एग्जाम में या पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है दोस्तों? असम राज्य में, गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में। तो सभी लोग जानते हैं सींग युक्त गैंडा आपके एक ही राज्य है जो आपका असम राज्य कहलाता है। भारत के एक ऐसा असम राज्य है जो जंगली इलाका कहलाता है, जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। काजीरंगा अभयारण्य जो है सींग युक्त गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो असम राज्य में है। और काजीरंगा जो आपका अभयारण्य है या कहाँ किस राज्य पर है? तो असम राज्य पे है। सींग युक्त गैंडे किस अभयारण्य में मिलते हैं? तो काजीरंगा अभयारण्य में मिलते हैं, जो आपके असम राज्य में है। तो किसी टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि एक उदासीन पिंड होता है। कोई जो उदासीन पिंड होता है वह केवल ऋणात्मक आवेश या कोई धनात्मक आवेश नहीं होता, केवल धनात्मक आवेश या कोई ऋणात्मक आवेश नहीं होता। यह जो उदासीन पिंड होता है वह ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में होता है, या किसी भी प्रकार का आवेश में ही नहीं होता। तो उदासीन पिंड कैसा होता है? सभी लोग जानते हैं, उदासीन पिंड दोस्तों ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश में होता है, इसलिए उसका नाम उदासीन पिंड पड़ा है। नहीं ऋणात्मक पिंड पड़ता, धनात्मक आवेश में पिंड पड़ता, ये उदासीन है, इसलिए ऋणात्मक और धनात्मक आवेश क्या बराबर रहते हैं। तराजू का जैसे जो आपके, ठीक है, दोनों जो आपके तवे रहते हैं, जब हम तौलते हैं, कोई सामग्री लेते हैं, ठीक है, आपने दुकान गए, आप दुकान गए 1 किलो चीनी ले आया, तो 1 किलो का जो बाट होगा 1 किलो जो सामान रखेगा बराबर में देगा। तो उसी तरह उदासीन मतलब एक तरफ ऋणात्मक आवेश एक तरफ धनात्मक आवेश दोनों बराबर में होंगे, ठीक है। सभी लोग जानते हैं उदासीन वह पिंड है जिसमें ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज और आपका जो पॉजिटिव चार्ज आवेश दोनों हैं कंबाइंड में रहते हैं, बराबर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा के दक्षिण पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? अब गोवा का नाम क्यों आया दोस्तों? क्योंकि गोवा सभी लोग जानते हैं घूमने जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, वहाँ का बहुत सारा, गोवा का नाम तो इतना ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, इसलिए हर एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी पर है। आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी में गोवा का जिक्र होता है दोस्तों, ठीक है। अगर हॉलीडे मनाना हो तो गोवा बहुत से लोग जाते हैं। तो गोवा का जो दक्षिण का पश्चिमी घाट कौन सा कहलाता है? कोंकण कहलाता है, मालाबार कहलाता है, कन्नड़ कहलाता है, या उत्तरी सरकार कहलाती है। तो गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट जो होता है दोस्तों सभी लोग जानते हैं मालाबार तट कहलाता है। सभी लोग नोट कर लेंगे, हर एक प्रश्न एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, ठीक है दोस्तों। और महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय भागों को कोंकण, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, गोवा के दक्षिण पश्चिम घाट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं, और जो आपके महाराष्ट्र और गोवा का तटीय भाग है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उड़ीसा के समुद्र तटीय भागों को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। और कन्नड़ सभी लोग जानते हैं, कर्नाटक राज्य की एक भाषा है कन्नड़, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को आपने अच्छे तरीके से जान लिया। अब बात करते हैं डीडीटी की, बात करते हैं डीडीटी क्या है दोस्तों? आपने बहुत सारा नाम सुना होगा इसका, डीडीटी, ठीक है। यह अन अपघटनीय प्रदूषक है, एक एंटीबायोटिक है, या अपघटनीय उर्वरक है, या आपका डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम है। तो जो मैंने 4th ऑप्शन में नाम लिया, जैसे मैंने डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ये शब्द किया, डाई टाई पाई टाई टाई मैंने किया,
आपका ध्यान जिक्र में आ गया कि सर यह क्वेश्चन हमने सुना है, इस क्वेश्चन को हम जानते हैं, डीडीटी को हम जानते हैं कि इसका नाम जो है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, देखिए ये आपका अधूरा नाम दिया गया है। अब फोर्थ ऑप्शन देखा आपने, अधूरा नाम दिया गया है, तो अब ये आप फोर्थ ऑप्शन में लगाएंगे अगर आपको नहीं पता होगा। तो सही आंसर जाने डिटेल के साथ जानते हैं। बेहतरीन लाजवाब, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन सिलेक्शन यहाँ पे सरोपर ही है, समझ के जाइए एक एक चीज दोस्तों। डीडीटी का पहला आधुनिक कीटनाशक था दोस्तों, डीडीटी एक पहला ऐसा आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किए जाने लगा। खेतों में इसके भारी प्रयोग से मच्छर इसके प्रति क्या हो, प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिरोधी हो गए। तो डीडीटी का पूरा नाम जान लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। ठीक है, डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और आपका ट्राइक्लोरो एथेन होता है। और वर्तमान समय में वायु प्रदूषण में वृद्धि जो है का सहायक आपका यही है, डीडीटी है, और इसका अपघटन नहीं होता है, याद रखिएगा डीडीटी का अपघटन नहीं होता है, अतः यह लंबे समय तक वायु एवं मृदा में उपस्थित रहता है, इसलिए इसे अनअपघटनीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए, क्योंकि आप ही लोग ऐसे हैं जो शिक्षा को सपोर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आ चुका है, लोदी वंश के स्थापना किसने की थी। ये वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है और खासतौर C-टेट में पूछा जाता है यह प्रश्न। तो लोदी वंश के स्थापना किसने की थी, इब्राहिम लोदी ने, बहलोल लोदी ने, ठीक है, सिकंदर लोदी ने। तो देखिए लोदी वंश है तो जात तो लोदी होगा, लेकिन लोदी वंश के स्थापक कौन है, स्थापना किसने की थी, आपके बहलोल लोदी है। क्या मैंने सही बोला दोस्तों, लोदी वंश की स्थापना 451 ईस्वी में हुई थी, किसके द्वारा, बहलोल लोदी ने की थी। और लोदी वंश के जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी माना जाता है, लोदी वंश का दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। और लोदी ने 457 से लेके 1526 ईस्वी तक शासन किया था। वाह क्या लाजवाब शासन है भैया। ठीक है, इस वंश का सबसे महान सुल्तान जो सिकंदर लोदी था, बहुत नाम आपने सुना होगा, जिसमें 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, यह एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। तो आगरा नगर की स्थापना जो है सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, कब की थी, 1504 ईस्वी में की थी। और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसे 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो अधिक लोदी वंश का अंतिम शासक जो इब्राहिम लोदी था, इसको परास्त किसने किया था, तो इसको परास्त करने वाला आपका कौन है, सभी लोग जानते हैं, बाबर ने किया था। कहाँ किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। और मुगल वंश की स्थापना, यानी मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो बाबर ने की थी। ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हर एक प्रश्न हर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे आज, वीडियो अंत तक देखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जो है जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है, आपका है स्टेप्टोकोकस हो गया, ठीक है, आपका स्टेफाइलोकस हो गया, या आपका डिप्लोकोकस हो गया, या आपका कॉलीफॉर्म हो गया। तो ऐसा जीवाणु जो जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है वह आपका कॉलीफॉर्म है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जो है कॉलीफॉर्म, यह जल प्रदूषण के सूचक यानी इंडायरेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और 1920 ईस्वी में अमेरिका के सर्वप्रथम यह सूचक के रूप में प्रयोग किया गया। तो देखिए कॉलीफॉर्म जो जीवाणु होता है आपका, ठीक है, और ये आपका जो प्रदूषण का इंडायरेक्टर है, इसका प्रयोग अमेरिका ने कब किया था दोस्तों, सूचक के रूप में 1920 में किया था। यह प्रश्न आ सकता है अगर हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और कोलाई और इंटोरोकोराई जो होता है जीवाणु का प्रयोग भी जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न यह है कि कक्षा 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है। अब आपका माइंड यहाँ पे टेस्ट होगा। कक्षा 8 दे दिया गया, ठीक है, तो कक्षा 8 का एक विद्यार्थी है जो एक मिश्रण के अवयव को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है, और प्रयोग के तरीके का सारणी दी गई है। अब इस सारणी को देखे हैं, अब बताएंगे आप लोगों को कि लोहे के कीले एवं चीनी होगा, लोहे के कीले एवं बालू होगा, या लकड़ी के टुकड़े एवं बालू होगा, या आपके स्टेनलेस स्टील एवं चीनी होगा।
तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न दोस्तों, राइट ऑप्शन आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं कि विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयव को पृथक करना चाहता है, तो कौन सा तरीका होगा कि लोहे की कीलें एवं बालू को अलग करना। ठीक है, एक सारणी दी रहेगी, उस सारणी में आपको जब एग्जाम में वह सारणी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्रयोग में क्या विद्यार्थी चुंबक से लोहे की कील को क्या करता है? जल से अलग कर रहा है। तथा प्रयोग में विद्यार्थी निस्यंदन द्वारा बालू को नमक से, ठीक है, जल से अलग कर रहा है। तो ये कि प्रयोग आपका दिया रहेगा, स्क्रीन में दिया रहेगा, कुछ चित्र दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका सभी लोग जानते हैं कि लोहे की कील है, जल में है, तो अगर चुंबक लगाएंगे तो लोहे की कील अलग हो जाएगी जल के टुकड़ों में। ठीक है, और अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका निस्यंदन के द्वारा बालू को नमक, अगर बालू नमक मिश्रण है तो पानी में क्या करेंगे? घोल देंगे। तो पानी में घोल देंगे, फिर बालू को छान लेंगे, तो ये निस्यंदन द्वारा क्या हो जाएगा? नमक अलग हो जाएगा बालू से। ठीक है, तो ये चित्र के माध्यम से आपको दिया जाएगा। यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? सारनाथ है, अयोध्या है, लुम्बिनी है, या बोध गया है? तो सभी लोग जानते हैं बुद्ध का जन्म स्थान क्या है। नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। लुम्बिनी है। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ माना जानते हैं? सभी लोग जानते हैं बुद्ध का जो जन्म स्थान है शाक गणराज्य में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में के सिद्धार्थनगर जिले में पिपराहवा नामक स्थान के रूप में पहचाना गया है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शाक गणराज्य कपिलवस्तु के शासक थे, जिनका नाम आपका शुद्धोधन था, और बुद्ध के माता का नाम महामाया था। ठीक है, अब ये आप पूछेंगे बुद्ध का आपका प्रश्न जिक्र क्यों किया? क्योंकि आपके यह प्रश्न एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कोणार्क मंदिर अवस्थित है या कहाँ पर है? तो आपका जो कोणार्क मंदिर है मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है, या आपके तमिलनाडु में है? तो सभी लोग जानते हैं उड़ीसा राज्य में आपका कोणार्क मंदिर है। ठीक है, और पुरी जिले में स्थित है आपका, और इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाने जाते हैं कोणार्क मंदिर को। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण गंगवंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था, और यूनेस्को द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया। तो एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाई लेवल का प्रश्न है कि जो आपका कोणार्क मंदिर है, ठीक है, कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है, इसको यूनेस्को द्वारा जो है 1984 में विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया था। कब किया गया था विश्व धरोहर में? यूनेस्को द्वारा 1984 में यह विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि गाय या बैल का आश्रय स्थान होता है। जो गाय और बैल है, इसका आश्रय स्थान कौन सा होता है? सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कमेंट करने के लिए। अब इसका आंसर जान लेते हैं क्या है। तो गाय और बैल का आश्रय स्थान क्या होता है? आश्रय स्थान से भी प्रश्न आते हैं। बाड़ा होता है, अस्तबल होता है, घर होता है, यह साइबान होता है। ठीक है, तो अस्तबल में घोड़ा को रखते हैं, सभी लोग जानते हैं, और घर में मनुष्य रहते हैं। और जो साइबान है, गाय या बैल को आश्रय जो स्थान का होता है भैया वो साइबान होता है। ठीक है, साइबान में रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जो मौलिक अधिकारों का उपयोग जो है एक उदाहरण नहीं है? अब यहाँ पे आपके मौलिक अधिकारों के उपयोग का एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो एक यहाँ पे उदाहरण आपका नहीं है, उस उदाहरण को आपको बताना है कि वह कौन सा उदाहरण है, नहीं है, यानी कि निगेटिव ऑप्शन बताना है। देखिए दोस्तों, ईसाई जो मिशनरियाँ होते हैं, उनके द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना करना, या बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार तलाशना, या समान पद पर कार्य कर रहे महिलाओं और पुरुषों द्वारा समान वेतन प्राप्त करना, ये बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। तो मौलिक अधिकारों का उपयोग किसमें नहीं किया गया है? यह मौलिक अधिकारों का उपयोग करने के उदाहरण नहीं है। उदाहरण है कि बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। ठीक है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान जो है, ठीक है, इसके द्वारा 6 प्रकार के भौतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसे समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध मानते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, तो बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, भारतीय संविधान जो है आपका, सभी लोग जानते हैं 6 प्रकार के भौतिक जो है यानी कि मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शिक्षा एवं संस्कृति, अल्पसंख्यक एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। ये 4 आपके क्या है, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं संविधान के, ठीक है। संविधान के अकॉर्डिंग या संविधान से हमें और हमें आपका, मानव के लिए, व्यक्ति के लिए, ठीक है। और तो यहाँ पे देख लेते हैं, सभी लोग देखिए बैटरी लो हो रही है मेरी, आज सुबह से यहाँ पे लाइट गोल है दोस्तों, ठीक है, कुछ काम चल रहा है जिसके वजह से मैं वीडियो लेट हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब आ चुका है कि प्रारंभ में जो है संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित था, लेकिन परंतु 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार को श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के रूप में क्या है, रूपित किया गया। तो आपका क्या हो जाए, बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना यह मौलिक अधिकारों का एक उदाहरण नहीं होगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया गया है, 16 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, प्यारे मित्रों लाजवाब प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए सभी रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है, यह उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे सही कथन है, सभी लोग जानते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है, ठीक है। कोई रासायनिक बंध टूटेगा या बनेगा, ठीक है, तो यह रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी लोग जानते हैं केमिकल जो प्रोसेस होता है इसके दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें ऊर्जा निर्मित होती है, और नए पदार्थ के निर्माण में रासायनिक बंधों का टूटना और बनना तो होता ही रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वह प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है, ठीक है। संवेदांग मेरुरज्ज मांसपेशी द्वारा बनता है, मस्तिष्क मांसपेशी मेरुरज्ज द्वारा बनता है, मांसपेशी मस्तिष्क मेरुरज्ज द्वारा या मांसपेशी संवेदांग मेरुरज्ज द्वारा बनता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप, देखिए जब आपको चोट लगती है तो आपको कौन संकेत करता है कि हमें चोट इधर लगी, हम कैसे जान जाते हैं कि हमारे पैर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, ये कैसे जान पाते हैं। यानी यही जो प्रतिवर्ती क्रिया है, प्रतिचाप है, किसके द्वारा बनता है, तो पहले संवेदांग में बनता है, ठीक है। संवेदी अंगों को सूचना प्राप्त होती है। पहला हमें क्या महसूस होता है, अगर हमने पैर में चोट लगी हमें, तो हमारे आँख क्या, संवेदी अंग कौन से हैं, आँख, हाँ, जो आप सभी लोग जानते हैं त्वचा हो गई, आँख, नाक, कान, ठीक है, ये हमारे संवेदी अंग है। तो आँख हमारी पहले पहुँचेगी कहाँ, पहले देखेंगे चोट कहाँ लगी है, ठीक है। तो क्या होता है, संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा क्या है, फिर मेरुरज्ज में पहुँचता है यह संदेश, हमारा संदेश पहले संवेदी अंग में पहुंचता है, इसके बाद तंत्रिका से होकर मेरुरज्ज में यह संदेश जाता है कि इधर हमें कुछ हुआ है हमारे बॉडी पर। फिर इन आदेशों को प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ऐच्छिक पेशिकाओं तक पहुंचाने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं तथा इस संपूर्ण क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया में संवेदना तथा आदेशों का वहन लगभग 90 से 100 मीटर प्रति सेकंड की दर से होता है। तभी तो हम अचानक जान लेते हैं, हमें चोट लगी नहीं कि हमें हमारा माइंड बोल दिया, हमारे आंखें बोल दी, हम उधर देखने लगते हैं। यानी 90 से 100 मीटर प्रति सेकंड की दर से ये क्रिया होती है, ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ठीक है। रिफ्लेक्स आपका जो एक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार बनना है, पहले क्या होता है संवेदांग, फिर मेरुरज्ज, फिर मांसपेशी। तो ये सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था। जब जर्मनी में एकीकरण हुआ था इसके पीछे दिमाग किसका था, गैरीबाल्डी का था, फ्रेडरिक विलियम था, बिस्मार्क था, हिटलर का। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो ये सारे नॉलेज, ये सारा कुछ मटेरियल आपको पता हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका हाथ था, तो राइट ऑप्शन जाएगा बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर था उस समय पर जब जर्मनी का एकीकरण किया गया था। तो बिस्मार्क जो जर्मनी का चांसलर था, इसके पूर्व पर एशिया जो है 1862 और 1871 का भी चांसलर यही था, बिस्मार्क था। तो 1886 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध था कौन, बिस्मार्क आपका जर्मनी का चांसलर। और 1870 में फ्रांस के विरुद्ध विजय प्राप्त भी की और 1877 में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था।
तो यह डिटेल के साथ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी थी? 324, 382, 421, 518। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, अंक लिखा, हमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत में जनसंख्या घनत्व दोस्तों 300 कितना था? 382 था। कैसे भैया? यहाँ पे प्रति किलोमीटर वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब 2011 में जनगणना हुआ था, अब अगले साल होगा 2021 में, तो 2011 के जो जनगणना के अनुसार है प्रति किलोमीटर क्षेत्र रह रही जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है हमारे भारत देश की, हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या घनत्व की संज्ञा दी गई हमारे इंडिया की। तो 2011 के जनसंख्या अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। ठीक है, प्रति किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग कितनी जनसंख्या घनत्व? 382 लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाता है, कोई एक चुंबक की छड़ है, इसको लंबाई को 4 टुकड़ों में काट देते हैं, तो ध्रुवों का कुल संख्याएं कितनी होगी? 4 ध्रुव होंगे, 2 ध्रुव होंगे, 8 होंगे या 6 होंगे? देखिए 4 टुकड़े कट गए तो एक ध्रुव ये हो गया, फिर दूसरा ध्रुव यहाँ पर हो जाएगा, फिर तीसरा ध्रुव क्योंकि अलग हो जाएंगे, फिर चौथा ध्रुव यहाँ से आएगा, फिर ये 5वां ध्रुव होगा और ये 6वां ध्रुव होगा दोस्तों। ठीक है, ये 6वां अंदर वाला होगा, बाहर वाला 7वां होगा और ये 8वां ध्रुव। तो टोटल 8 ध्रुव होंगे। कोई एक चुंबक की छड़ है, इसके 4 भाग कर देते हैं। ठीक है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 टुकड़े हो गए। अब देखिए पहला ध्रुव यानी कि जो सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है, नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं। तो पहला ये हो गया, फिर ये टुकड़ा होगा, दूसरा होगा, फिर ये तीसरा होगा, फिर आपका चौथा होगा, फिर यहाँ से 5वां होगा, फिर ये 6वां ध्रुव होगा, ये 7वां ध्रुव होगा और अंत में 8वां ध्रुव होगा। तो कितने हैं? इसी छड़ को 4 टुकड़ों में काटेंगे तो ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? चुंबक की 8 ध्रुव हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान कहाँ पर था? 119 पर था, 116 पर था, 123 पर था या 132 पर था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान कहां पर था? तो 119वें नंबर पर था। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? ये मानव विकास रिपोर्ट है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट है जो 2010 में जो हमारा भारत का स्थान रहा, भारत देश का 119वें नंबर था, 119। ठीक है, वर्ष 2014 में भारत का कितना स्थान था? 135वां, 135 हुआ। और प्रेजेंट टाइम में जब 2015 में इसका क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट आई, तो वहां पर अपना जो स्थान 130वें स्थान पर है, 130 ठीक है स्थान पर है। तो ये चारों स्थान आपने याद कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। हर एक प्रश्न एनसीईआरटी के पैटर्न पर है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। अब बात करेंगे माओवादी आक्रमण से संबंधित कि माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दांतेवाड़ा कहाँ पर है भैया? ये एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा। दांतेवाड़ा का जिक्र किया गया है कि जो आपका जो माओवादी का आक्रमण है, ये समाचार में एक आया था दांतेवाड़ा। तो ये दांतेवाड़ा है कहाँ? आपके छत्तीसगढ़ में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। ये ऑप्शन दे दिया सकते हैं, लेकिन हमें तो भैया एक ही ऑप्शन चाहिए जो सही हो, जो हमें सिलेक्शन की ओर ले जाए, जो हमें 1 नंबर दे। तो माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में जो रहा है दांतेवाड़ा, वह आपके छत्तीसगढ़ का इलाका है। ठीक है, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जब आप जिक्र करेंगे तो वहाँ पे एक बस्तर जिला है, वहाँ पे दांतेवाड़ा यह क्षेत्र है और यह जो स्थान है माओवादी का बहुल क्षेत्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। जब कोई जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है उसमें क्या निवेश किया जाता है? प्रशिक्षण में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सुविधा में या उपयुक्त सभी में? तो जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। क्या निवेश किया जाता है? किसमें निवेश किया जाता है दोस्तों? तो सभी लोग जानते हैं, जब मानव यानी जनसंख्या मानव पूंजी जाती है जब प्रशिक्षण में निवेश किया जाता है, शिक्षा में निवेश किया जाता है, स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश किया जाता है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर कर देंगे दोस्तों। जी हाँ, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, इन्वेस्ट की बात करेंगे, मानव पूंजी का निर्माण होता है और जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जितने मेरे भाई बहने शिक्षक बंधु हैं वीडियो को अंत तक देख पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों उनका सपोर्ट करने के लिए, शिक्षक को सपोर्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे जो है कि बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ क्या होता है?
ठीक है, आप लोग भी जिक्र किए होंगे। ठीक है, आप लोग भाई जितने भी भाई बहन यहाँ पे देख रहे हैं, बहनें तो ज़्यादातर उनको पता होगा कि भोजन पकाते समय, ठीक है, बर्तन की जो पेंदे नीचे की तली होती है वह काली हो जाती है। इसका अर्थ क्या होता है कि बर्तन स्टील का बना होता है, इसके कारण काला हो जाता है, कि भोजन अधिक पक गया है इसके कारण होता है, कि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है इसके कारण होता है, या प्रयुक्त ईंधन गैर परंपरागत ईंधन है इसके कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, भोजन पकाते समय बर्तन के पेंदे का जो काली सतह होना, इसका कारण है ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। ठीक है, ईंधन पूर्ण रूप से न जलने के कारण कार्बन के जो कण हैं वो भोजन पकाते समय बर्तन के पेंदे में चिपक जाते हैं। परिणाम स्वरूप बर्तन के पेंदे की जो बाहरी सतह हो जाती है वह काली होती है, वह कार्बन के कणों के कारण होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पैंक्रियाज जो अग्नाशय है ये किस में होती है? केवल अंतःस्रावी कोशिकाओं में होती है, केवल बहिस्रावी कोशिकाओं में होती है, या दो प्रकार की कोशिकाओं या अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों में होती है, या केवल एक प्रकार की कोशिकाओं जो कि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार का एक कार्य करती है, यानी एक तीसरी हो। तो पैंक्रियाज जो है यानी अग्नाशय किस में होती है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन आ चुका है। देखिए दोस्तों, जो पैंक्रियाज हम अग्नाशय की बात कर रहे हैं वह अंतःस्रावी और बहिस्रावी, ठीक है, क्या है, ये दोनों तरह की कोशिकाओं, दोनों तरह के सेल्स पैंक्रियाज में जो है दोनों तरह के सेल्स पाए जाते हैं। अंतःस्रावी होता है आपका, ठीक है, और आपका बहिस्रावी भी होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह डिफरेंट प्रैक्टिस सेट था, यह सबसे डिफरेंट प्रैक्टिस सेट था, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट डिफरेंट होगा, हर एक प्रैक्टिस सेट आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सभी कमेंट करेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचित आयुक्त एन गोपाल स्वामी है, एस वाई कुरैशी है, नवीन चावला जी हैं। राइट ऑप्शन क्या हो गया? टीटी एग्जाम में पूछा गया है, सी टेट में आया हुआ प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन देखिए सुनील अरोड़ा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये पिछला क्वेश्चन था। तो सुनील अरोड़ा है जो कि दिसंबर 2018 में, ठीक है, इन्होंने पदभार संभाला था। सुनील अरोड़ा, सभी लोग नाम सुन लेंगे, नया है, ठीक है, सुनील अरोड़ा, वर्तमान की बात कर रहे हैं, 2018 में इनका, ठीक है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपने जान लिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, कि आपके सभी लोग जानते हैं निर्वाचन आयोग में जो इलेक्शन कमीशन होता है 3 सदस्यीय होते हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था होती है, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। और मुख्य आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष का, जो भी हो, ठीक है, जो भी पहले हो। अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष जो पहले हो उनका होता है, लेकिन जो है मुख्य निर्वाचन का 65 वर्ष के अगर पहले आयु है तो उसका होगा, और इनकी जो अधिकतम 6 वर्ष तक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? रीजन क्या है? कि शुद्ध जल का उच्च घनत्व होता है, या अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम होता है, या नमक के पानी का उच्च घनत्व होता है, या अंडे कर कवच जो होते हैं कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध पानी में हल्का होता है। तो एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक से जो संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण एक ही है कि नमक या साल्ट जो है, जल का घनत्व जो है क्या है, डेंसिटी यानी उच्च होने के कारण अंडा क्या है, पानी में तैरता रहता है। ठीक है, नींबू नमक की भी एक कहानी आपने देखा होगा, नींबू ऐसे डूब जाता है लेकिन जैसे ही हम नींबू में नमक डाल देते हैं नींबू तैरने लगता है, तो यही रीजन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका बुध है, शुक्र है, गुरुवार है, ठीक है, यानी कि बृहस्पति है, गुरुवार यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जा सकता है। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला जो चमकीला ग्रह है सभी लोग जानते हैं वह कौन सा है? तो आपका बुध होगा या शुक्र होगा, सभी लोग कमेंट करें। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं शुक्र होता है। ठीक है, पृथ्वी से दिखाई देने चमकीला ग्रह आपका शुक्र होगा। यहाँ पे गलत फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे शुक्र होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य थे? सी सर छोटू राम, पंडित नेकीराम शर्मा, श्री रणवीर सिंह हड्डा, या श्री शेर सिंह। तो संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्य आपके रणवीर सिंह हुड्डा थे,
9 दिसंबर 1946 की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को की गई। और संविधान सभा संविधान के निर्मात्री संस्था है। और हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी श्री रणवीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे और इनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। अंतिम 30वां प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है। एक गेंद है किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, यह 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर, ठीक है, फेंकने वाले के पास फिर लौट आती है। अगर क्रिकेट खेले होंगे तो आप लोग पता होगा। तो इसका कुल विस्थापन 100 मीटर है। इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 50 मीटर है। इसका कुल विस्थापन 0 है। इसके द्वारा तय की गई दूरी जो 150 मीटर है। तो 3 आपके ऑप्शन डिफरेंट है, सेम दिए गए, 100 मीटर विस्थापन तीनों है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है कुछ अलग दिख रहा है मेरे को। कुछ इसमें है कि इसका कुल विस्थापन 0 है, इसमें कुछ दिया गया है, लॉजिकल पॉइंट है, समझने वाली बात है। आप ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब अभी तक आ चुका होगा कि राइट ऑप्शन तीसरा होगा। 50 मीटर ऊपरी जो गेंद हम फेंकते हैं, पुनः फेंकने वाले के हाथ पर आ जाए तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी 100 मीटर होगी, परंतु गेंद का जो कुल विस्थापन जो है क्या होगा? 0 होगा। और पूछा जा रहा है, ठीक है, दूरी तो होगा 50 जाना 50 आना, लेकिन पूछा जा रहा है भैया, ठीक है, लौट आती है, ठीक है। इसका कारण क्या है? सभी लोग जानते हैं, इसका विस्थापन जो होगा वह 0 आएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका तीसरे के साथ जाएगा। अब बताइए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? कुछ अलग डिफरेंट था आज का प्रैक्टिस सेट, ठीक है दोस्तों। आई होप, क्योंकि हमें कुछ अलग करना है सिलेक्शन पाने के लिए। हर एक छोटी से छोटी नॉलेज, हर एक छोटी से छोटी हमें एनसीईआरटी बुक पे जो भी जिक्र आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, हमें करना है, क्योंकि सिलेक्शन सरोपर ही है। तो धन्यवाद दोस्तों सभी मित्रों का, मेरे सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश से। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी क्लास पर। धन्यवाद सभी का।